हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम 7 और 8 फरवरी को लगा हुआ है, तो दोस्तों उसी क्रम में सीडीपी यानी बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं हम, जिसमें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ले वागोस्की ने किसे बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों, ले वागोस्की एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है या इसके प्रतिपादक हैं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दोस्तों स्मरण पर जोर यानी याद करने पर जोर। दूसरा ऑप्शन है हमारा सहयोगात्मक अधिगम। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। चौथा ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र क्या मतलब है कि केवल परीक्षाओं पर इनका जो सिद्धांत है वो निर्धारित है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। फिर चौथा ऑप्शन है मानकीकृत पाठ्यक्रम का। मतलब मानकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि एक मतलब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीटेट एग्ज़ाम है, जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर निर्धारित है पास करने के लिए, और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर। तो ये एक मानक है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों नेगेटिव है, चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा दोस्तों दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या दोस्तों, सहयोगात्मक अधिगम या पारस्परिक शिक्षण भी बोलते हैं इसे दोस्तों। क्या बोलते हैं, पारस्परिक शिक्षण। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मॉडलिंग से। दूसरा ऑप्शन है अनुकरण से। तीसरा ऑप्शन है अभिसारी चिंतन। और चौथा ऑप्शन है अपसारी चिंतन। तो दोस्तों मॉडलिंग जो है ये इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ। अब दूसरा ऑप्शन है कि अनुकरण से। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या दूसरों की चीज़ें देखकर सीखना। तीसरा ऑप्शन अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब दोस्तों ये भी नेगेटिव ही है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भारत की राजधानी क्या है, तो दोस्तों हम सभी को पता है कि नई दिल्ली। तो ये अभिसारी चिंतन में आएगा। और अपसारी चिंतन क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई घटना हुई तो वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्यों हुई, आप अपने हिसाब से कारण बताइए। तो ये दोस्तों अपसारी चिंतन में अपसारी चिंतन होगा। या दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभिसारी चिंतन में सिर्फ एक ही उत्तर होता है, लेकिन अपसारी चिंतन में बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। तो यहाँ पर सृजनात्मकता की बात की जा रही, तो यहाँ पर अपसारी चिंतन होगा। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर है, कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण यानी अर्थ जिसका निकले सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा यानी बढ़ावा देगा। तो पहला ऑप्शन दोस्तों लज्जा। दूसरा ऑप्शन है डर। तीसरा ऑप्शन है निराशा। और चौथा ऑप्शन है जिज्ञासा। तो दोस्तों इसमें सीधे समझ में आ रहा है कि लज्जा है, डर है, निराशा, तो इनसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया में। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब किसी चीज़ को जानने के पीछे इच्छा या कारण जानने के पीछे उसकी इच्छा उस स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर जिज्ञासा हो जाएगी। चौथा ऑप्शन हमारा। फिर दोस्तों चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ले वागोस्की जी से है। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि ये एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ले वागोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है। सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों भाषा। दूसरा ऑप्शन है अनुकूलन। तीसरा ऑप्शन है संतुलीकरण। और चौथा ऑप्शन है संगठन। तो दोस्तों ले वागोत्स्की जी ने बताया है कि पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा। और वहीं पर एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक और हैं जीन पियाजे, उन्होंने बताया है दोस्तों कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी। तो दोस्तों जैसे अनुकूलन है, संतुलीकरण है, संगठन है,
ये तीनों जो शब्द हैं दोस्तों जीन पियाजे के शब्द हैं। किनके? जीन पियाजे के। लेकिन जो पहला है भाषा, ये दोस्तों ले वाइगोत्स्की जी का शब्द है, या इनके सिद्धांत में ये आता है। इन्होंने भाषा पे विशेष जोर दिया है कि बालक कोई भी कार्य करेगा, कोई भी चीज़ सीखेगा तो बिना भाषा की नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में आकलन का अभिरूप होना चाहिए। मैंने दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो दोस्तों, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो विद्यालय में आकलन का अभिरूप है वो कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों, यहाँ पर योगात्मक होगा, जो रोगात्मक लिखा है माफ़ कीजिएगा दोस्तों। आप लोग समझ जाइएगा कि ये योगात्मक की बात कर रहा है, योगात्मक। फिर है दूसरा, मतलब आगे निर्माणात्मक, मतलब योगात्मक से निर्माणात्मक की तरफ होगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। दूसरा ऑप्शन है निर्माणात्मक से योगात्मक। तीसरा ऑप्शन है अधिगम से अधिगम मतलब सीखना, रट कर याद रखना। चौथा ऑप्शन है लचीला उपागम, कठोर मानकीकृत परीक्षण। तो दोस्तों ये जो चौथा ऑप्शन है ये कठोर है, जैसे नेगेटिव वर्ड, ये नहीं होगा। रट कर याद रखना, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर योगात्मक भी दोस्तों नेगेटिव है, मतलब जैसे दूसरा ऑप्शन है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, निर्माणात्मक से योगात्मक है। मतलब दोस्तों कोई चीज़ सृजनात्मक से क्या योगात्मक का मतलब होता है दोस्तों जैसे वार्षिक परीक्षा। तो ये दोस्तों दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमें योगात्मक से निर्माणात्मक की तरफ जाना है। मतलब हमें दोस्तों वार्षिक परीक्षा से सेमेस्टर एग्ज़ाम में जाना है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे किसी चीज़ का एक बार आकलन किया जाए और उसी चीज़ का बीच बीच में आकलन किया जाए। तो दोस्तों जो जैसे वर्तमान समय में दोस्तों पहले एनुअल एग्ज़ाम होता था ग्रेजुएशन में, एक समय मतलब एक वर्ष में एक बार, अब सेमेस्टर एग्ज़ाम है। तो हमें वार्षिक परीक्षा से सेमेस्टर की तरफ हम आए हैं। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि योगात्मक से निर्माणात्मक की तरफ। कभी भी दोस्तों निर्माणात्मक से योगात्मक की तरफ नहीं होगा। आप इतना दिमाग में रखिए दोस्तों कि योगात्मक वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा दोस्तों। निर्माणात्मक योगात्मक से निर्माणात्मक होगा, लेकिन निर्माणात्मक से योगात्मक नहीं। अब छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। एक है दोस्तों समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, एक द्वितीयक। तो अभी क्वेश्चन में द्वितीयक की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों विद्यालय कॉमा परिवार। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों परिवार कामा जनसंचार। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों धर्म कामा परिवार। चौथा ऑप्शन है विद्यालय कॉमा जनसंचार। दोस्तों जैसे समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं क्या होती हैं, इसमें प्रमुख रूप से परिवार आता है, आस पड़ोस आता है, यानी बच्चा जहाँ जन्म लेता है, जहाँ पर बच्चा सबसे पहले जिसके संपर्क में आता है, यानी मम्मी पापा के, तो घर में, तो ये प्राथमिक संस्थाएं होंगी। और जहाँ पर उसके बाद घर से निकलता है बाहर, जैसे स्कूल हो गया या मीडिया, तो ये द्वितीयक संस्थाएं होंगी। तो यहाँ पर जैसे विद्यालय कामा परिवार है, फिर परिवार कामा जनसंचार है, धर्म कामा परिवार है, विद्यालय कामा जनसंचार है। तो मैंने बताया दोस्तों कि परिवार जो है प्राथमिक संस्थाएं का एग्जाम्पल है समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं। तो जिसमें जिसमें परिवार आ रहा उसको उसको काट दीजिए। तो हमारे शुरू के तीन ऑप्शन परिवार परिवार परिवार, तो हमारा दोस्तों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विद्यालय कामा जनसंचार। दोस्तों सातवां क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, इस संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। यानी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त अमूर्त का मतलब जो चीज़ें हमारे सामने ना हो, यानी प्रत्यक्ष रूप से ना उपस्थित हो, वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है।
तो ये दोस्तों जीन पियाजे की बात की जा रही है। दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। और ये चारों अवस्थाएं इसमें ऑप्शन में हैं दोस्तों, तो हम ऑप्शन के थ्रू समझ लेंगे अभी कि किस अवस्था की क्या उम्र है दोस्तों। तो यहाँ पर अमूर्त सोच की बात की जा रही, ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों किस अवस्था की क्या उम्र है, जैसे दोस्तों इनकी पहली अवस्था है जो इंद्रिय जनित संवेदी गामक अवस्था है, जिसकी उम्र है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष, यानी दोस्तों 2 वर्ष। और फिर दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है दोस्तों, इन्होंने बताया 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरी अवस्था इन्होंने बताई दोस्तों 7 से 11 वर्ष, क्या दोस्तों 7 से 11। फिर दोस्तों चौथी अवस्था बताई इन्होंने जिसकी उम्र 11 से 15 वर्ष। अब दोस्तों यहाँ पर अभी हम ये अमूर्त सोच की बात कर लेते हैं, वरना बाकी और क्वेश्चन रह जाएंगे। तो अमूर्त सोच का मतलब मैंने बताया दोस्तों कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तु उपस्थित ना हो फिर भी हम उस चीज़ के बारे में सोच पाएँ, तो ये अमूर्त सोच होगी चौथी अवस्था में। इनकी चौथी अवस्था मैंने बताया दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पर बच्चा काल्पनिक निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। काल्पनिक यानी वही अमूर्त चीज़ें जो मूर्त रूप में ना हो फिर भी हम उसके बारे में सोच पाएँ। निगमनात्मक मतलब नियम से उदाहरण की तरफ, क्योंकि ये आगमन के बाद आता है दोस्तों। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वरना एक ही क्वेश्चन में काफ़ी समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों विकास की किस अवस्था में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारे पास दोस्तों किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था। जो दोस्तों इसका सही क्रम होना चाहिए, पहले शैशवावस्था, फिर दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर तीसरा मध्य बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल देता है, तो ये दोस्तों किशोरावस्था में करता है। इसमें किशोरावस्था में, शैशवावस्था तो हो नहीं सकता। आप जीन पियाजे की ही उम्र मान लीजिए, तो पहली ये है जैसे 0 से 2, तो ये शैशवा हो गई। फिर प्रारंभिक 2 से 7, फिर मध्य 7 से 11, तो किशोरा 11 से 15 या 11 से 18 मान सकते हैं, 12 से 18 कहीं कहीं है दोस्तों। तो अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल इसमें देता है किशोरावस्था में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों हमें भी थोड़ी सी ऊर्जा मिले और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों अचानक कहीं से नहीं उठा लिए गए। पहले देखा गया क्वेश्चन कौन से रिपीट हुए ज़्यादा, उसके हिसाब से दोस्तों एक काफ़ी सोचने समझने के बाद ये क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, और काफ़ी समय लगा है इन पे। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है कि नहीं करता है, वो वाला बताना है। ये पेपर में आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि नहीं जहाँ लिखे रहे तो वहाँ पेन से हल्का सा टिक लगा लीजिए, क्योंकि कभी कभी माइंड में होता क्या है, क्वेश्चन नहीं वाला हम भूल जाते हैं और सोचते हैं इसमें पॉजिटिव वाला पूछ रहा कि है, तो वही लगा देते हैं जल्दबाजी में। कई बार होता है दोस्तों, आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा या सुना ज़रूर होगा। तो दोस्तों ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि पेन से टिक लगा लीजिएगा, तो चीज़ें बार बार दिमाग में रहेंगी कि नहीं पूछ रहा, नहीं पूछ रहा। अब क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं एक बार क्या है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। किसके अनुसार? ले वाइगोत्स्की के अनुसार। मैंने बताया दोस्तों एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों भाषा, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया,
तीसरा ऑप्शन है स्कैप फोल्डिंग। चौथा ऑप्शन दोस्तों अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। यहाँ पर दोस्तों गलत लिख गया है। तो दोस्तों इनके बारे में क्वेश्चन से हम और समझ लेंगे। और जैसे भाषा मैंने बताया दोस्तों इन्हीं का दिया हुआ शब्द है। भाषा पर इन्होंने विशेष जोर दिया है कि भाषा होगी तभी बच्चा सोच पाएगा या विचार कर पाएगा। तो नहीं करता है हमें बताना है, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो ये भी है दोस्तों। यानी बच्चा समाज में अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे के साथ समझता है चीज़ों को, फिर उसका विकास धीरे धीरे होता है। स्कैप फोल्डिंग है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है? इशारा करना या पाड़ प्रदान करना। यानी इसके एक ही शब्द के कई कई मतलब हैं या सेम शब्द है दोस्तों। स्कैप फोल्डिंग, पाड़, इशारा। लेकिन इसकी जो इंग्लिश है दोस्तों स्कैप फोल्डिंग है, ये पेपर में कभी चेंज नहीं रहती। तो आप लोग स्कैप फोल्डिंग देखिएगा अगर कभी भी क्वेश्चन में आए। इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे बच्चा किसी समस्या पर अटका हुआ है तो एक अस्थायी सहारा शिक्षक द्वारा दे दिया जाता है, जिससे उस समस्या से वो समाधान हो जाता है उसकी समस्या का और वो आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपन संबंध। ये इन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की है दोस्तों। इस पे दोस्तों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने बात की है। ये एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, लेवागोस्की जी। अब 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करता है, यानी उनके मनोबल को डाउन करता है, यानी नेगेटिव पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर प्रोत्साहित होता तो पॉजिटिव हो जाता। हतोत्साहित का मतलब मनोबल डाउन करना या नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो पहला ऑप्शन दोस्तों गर्व, दूसरा ऑप्शन है आनंद, तीसरा ऑप्शन उम्मीद और चौथा ऑप्शन है बोरियत। गर्व का मतलब कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं दोस्तों इसे, कॉन्फिडेंस किसी चीज़ के प्रति या किसी सब्जेक्ट के प्रति। और दूसरा है आनंद, किसी चीज़ को सीख रहे हैं आप, तो उसमें ये बताया गया है दोस्तों समावेशी शिक्षा में, एनसीएफ हर जगह, कि बच्चे को जो भी चीज़ सिखाई जाए तो उसको बोरियत ना महसूस हो, यानी वो उसको खुशी के रूप में ले, उसे ऊब ना महसूस हो। तीसरा ऑप्शन दोस्तों उम्मीद और चौथा ऑप्शन है बोरियत। तो यहाँ पर हतोत्साहित करने की बात की गई है